आज हम ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसे बीच में छोड़ दिया था, थोड़ा सा ही करवाया था। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारा बनता है इससे कि क्या चीज होती है। पहली बात आपको ये पता है डिमांड कर्व क्या होता है। जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का, ये टोटल चेंज शो करता है। किस चीज का शो करता है? यानी कि एब्सोल्यूट चेंज शो करता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। मतलब कि अगर किसी गुड्स का प्राइस जब चेंज होता है तो उसका इफेक्ट उसकी डिमांड पे क्या पड़ता है। अगर मान लीजिए प्राइस रेज होता है तो डिमांड फॉल होती है, प्राइस फॉल होता है तो डिमांड रेज होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है हमें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होती है इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो हम इसको, इस डिफरेंस को समझने के लिए हम ग्राफ से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा टेबल बनाया मैंने एक्स और वाई का। यहाँ पे है क्वांटिटी और यहाँ पे है प्राइस। हम मान लेते हैं कि 25, जब मेरा 30 रुपया दाम है तो लोग जो है वो 20 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, और जब मेरा 25 रुपया दाम हुआ तो लोग जो है वो 30 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है वो 30 यूनिट की डिमांड करते हैं अगर मेरा ये 25 रुपया दाम होता है तो यानी कि जो मेरा डिमांड कर्व है वो कैसे जाएगा, इनके बेसिस पे जाता है। आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई थी। ये मान लेते हैं हमारा ये डिमांड कर्व है, ठीक है। इसको मैं, इनफैक्ट इन्होंने इसको एक स्लोप की तरह लिया है कि 40 से ये जा रहा है मेरा, ठीक। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चलता है। मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था कि हमारा स्लोप जो होता है हमेशा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस का जो चेंज होता है उसके बेसिस पे हमारा स्लोप निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये प्राइस होता है, आपको पता है यहाँ पे क्वांटिटी होती है। तो यहाँ चेंज इन प्राइस कितना है? डेल्टा पी है मेरे पास में, 25 में से 30 गए, यानी कि 5 रुपए का चेंज इन प्राइस है। डेल्टा पी मेरे पास में -5, सॉरी पहले 25 था अब 30 रुपया है, तो चेंज इन प्राइस -30 है। और चेंज इन क्वांटिटी यानी कि डेल्टा क्यू, अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा क्यू निकाल रही हूँ, यहाँ से मैं डेल्टा पी निकाल रही हूँ। डेल्टा क्यू कितना है? हमें दिख रहा है कि 30 - 20 यानी कि 10 रुपए का चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू करके। डेल्टा पी आ रहा है -5 अपॉन 10 यानी कि -1/2 का मेरा स्लोप है। तो अगर मैं यहाँ देखती हूँ, मैं इस पॉइंट को ले लेती हूँ सी और इस पॉइंट को ले लेती हूँ ई। तो अगर मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी कितनी होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा फॉर्मूला जो है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा पी और डेल्टा क्यू, पी और क्यू, ठीक है। तो डेल्टा पी और डेल्टा क्यू का माइनस ऑफ -1/2 यही होगा इसका, क्योंकि हमने डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू निकाला था। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये 2/1 हो जाएगा ना। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू अगर -1/2 है तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी जो है वो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू प्राइस मेरा कितना है? 30 है, क्वांटिटी उस समय मेरी 20 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, 2 × 30/20 टू 10, ये और ये कट गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ रही है मेरी? 3 आ रही है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो सिर्फ एक रेशियो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू का, और उसकी ही हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। यहाँ पे स्लोप -1/2 था, तो इससे हमको क्या पता चलता है? इसका मतलब ये होता है जब चेंज इन प्राइस होता है 1 यूनिट से, तो वो ऑपोजिट चेंज इन क्वांटिटी कर रहा है 2 यूनिट से। समझ में आ रहा है आपको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर चेंज इन प्राइस 1% का होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 3% की होगी। दोनों में डिफरेंस मैं आपको फिर बता रही हूँ। देखिए, स्लोप अगर -1/2 है, स्लोप का क्या मतलब हुआ कि अगर चेंज इन प्राइस 1 यूनिट से है तो इसका मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी 2 यूनिट से हो रही है। और इलास्टिसिटी अगर 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर चेंज इन प्राइस 1% का होता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 3% की होती है।
वहां पे मैं एब्सोल्यूट चेंज बता रही हूँ, यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज बता रही हूँ। जब मैंने स्लोप को 1/2 कहा तो वो एब्सोल्यूट चेंज है, जबकि अब जब मैं आपको इलास्टिसिटी बता रही हूँ तो वो जो है वो परसेंटेज चेंज है। दोनों में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब अलग अलग सिचुएशंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या पोजीशन रहती है, मैं आपको इसको फटाफट से बता दूंगी और कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में ये चीज कंप्लीट कर दूं, नहीं तो इसका थर्ड पार्ट और बनाना पड़ेगा। देखिए अलग अलग सिचुएशंस में इलास्टिसिटी, अगर मान लीजिए कि डिमांड कर्व जो है ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये है मेरा, और यहाँ पे आ गई मेरी डिमांड कर्व डी। यहाँ आपको पता है क्वांटिटी डिमांडेड होती है, यहाँ प्राइस होती है, ये 0, ये x, ये y, ये सब आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ये एरोज आपको जरूर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको हर वीडियो में ये चीज बताती हूँ, फिर से आपको यही चीज बता रही हूँ क्योंकि इनके मार्क्स कट जाते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 होती है, क्योंकि हमारी डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्लोप इंटू p/q। स्लोप क्या है, स्लोप इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे होएगा ये 1/0 इंटू p/q। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप 0 है, क्योंकि कभी भी कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप 0 होता है। अगर स्लोप 0 है और किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इंफिनिटी आएगी। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में क्वांटिटी, प्राइस, अगर मैं ना भी लिखूं ना तो आप जरूर लिखेगा, हो जाता है कई बार हम भूल जाते हैं जल्दी में। इफ इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे डिमांड जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब किसी भी सिचुएशन में आपकी प्राइस P1, P2 कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, हम डिमांड चेंज नहीं कर सकते। ये एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मान लीजिए गेहूं वगैरह की जो फसल होती है, आपने जितना स्टॉक था सारा निकाल दिया, अब मैं आपको कुछ भी दे दूं, अगर आपके पास माल ही नहीं है तो आप मुझे कैसे सप्लाई करोगे। तो ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, जब हमारे पास बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है, अगर इट्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो खुद इंफिनिटी होता है, स्लोप इंफिनिटी है। अगर स्लोप इंफिनिटी है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 स्लोप इंटू p/q, 1 इंफिनिटी इंटू p/q। 1 इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, तो 0 इंटू p/q, 0 इंटू p/q क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 होता है, यानी कि जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगा, यानी कि कितना भी प्राइस बढ़ जाए घट जाए उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज कर रही है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इंफिनिटी होती है। और जब प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इन दैट केस स्लोप मेरा इंफिनिटी होता है, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो हमेशा 0 होती है। एक थर्ड कंडीशन और है, वो है जब डिमांड जो है इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, देखिए नोटिस करिए, ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया, जितना मेरा प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो क्वांटिटी है वो सेम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और ये जो मैं बराबर लिख रही हूँ लग रहा है बेसिकली ई ऊपर होगा और डी हल्का सा नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डी थोड़ा सा नीचे, इसको लिखने का जो तरीका होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 वाई, अब मैं आपको इसको नाम देती हूँ, इसको मैं ए और बी ले लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ PAQO इज इक्वल टू एरिया ऑफ P1BQ1 और O, ठीक है। ये Q1 है, थोड़ा सा नीचे, अब क्लियर देखिएगा, ठीक है। तो ये एरिया आपस में, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल टू इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये चीज हमें शो करती है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है। एक होती है इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसको यूनिटरी डिमांड कहते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो होती है, या तो हम उसको कहते हैं कि वो इलास्टिक डिमांड है या वो इनइलास्टिक डिमांड होती है। अगर डिमांड ऑफ द कमोडिटी जो है वो इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1,
अगर डिमांड ऑफ द कमोडिटी इलास्टिक है, इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से ज्यादा है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है या घटता है तो उसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं लोग या घटा देते हैं। उल्टा बोले मैंने, घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो परसेंटेज चेंज है, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और डिमांड अगर इनइलास्टिक है, जब इनइलास्टिक होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लेस देन 1 होती है। ये हो गई इलास्टिक की, और ये हो जाती है ये इनइलास्टिक के केस में होता है। तो अगर ये इनइलास्टिक होती है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी होती है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइस तो आपने शायद बहुत ज्यादा कम कर दिया हो, लेकिन उस रेस्पेक्ट में क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी बढ़ी है। इसके ऊपर भी हमारा आगे में चैप्टर में कुछ ग्राफ हैं, फैक्टर्स हैं, वो मैं अगले चैप्टर में आएंगे शायद आपको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको कुछ फैक्टर्स और बता देती हूँ जो कि इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। आपकी बुक में दे रखा है, सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। मान लीजिए नेसेसिटीज हैं, तो नेसेसिटीज जो होते हैं इनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। जैसे दवाइयां हो गई, नमक वगैरह हो गया। अगर आप कितना भी आपके साथ में दिक्कत है, कितनी भी प्रॉब्लम है, आपको दवाई तो लानी ही पड़ेगी। तो दैट इज वाई कितनी भी महंगी हो चाहे कितनी भी सस्ती हो, दवाइयां तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि इसकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। वेयरएज इलास्टिक डिमांड जो होती है, जैसे जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, इनकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। लग्जरीज जो होते हैं, ठीक है, लग्जरीज वगैरह की डिमांड भी इलास्टिक होती है। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स की डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, तो ये मॉडरेटली इलास्टिक होती है। 3 चीजें बताई, नेसेसिटीज की इनइलास्टिक है, लग्जरीज की इलास्टिक होती है, और जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो मॉडरेटली इलास्टिक होती है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ बटर जो है वो राइज कर जाता है तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर ब्रेड कम हो जाती है, बट इतना भी नहीं असर पड़ता है। रिड्यूस द डिमांड ऑफ द डिमांड फॉर ब्रेड हैज नॉट डिक्रीज। तो जरूरी नहीं है कि इट विल नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस द डिमांड फॉर ब्रेड, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा होता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिन चीजों के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो इनकी डिमांड जो होती है वो ज्यादा इलास्टिक होती है इन कंपैरिजन टू दोज जिनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। फिर जिन चीजों को आप मल्टीपल यूजेस में यूज कर सकते हो उनकी डिमांड जो होती है ज्यादा इलास्टिक होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप रूम हीटिंग के लिए यूज करते हो, लाइटिंग के लिए यूज करते हो, आजकल तो इंडक्शन है, एयर कंडीशनिंग एंड कुकिंग, एवरीथिंग में हम इसको यूज करते हैं। तो अगर प्राइस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज कर जाएगा तो आप इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सिर्फ वही चीजें कर दो वहीं पे यूज करोगे जहां बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लाइट चलानी पड़ती है शाम होने के बाद, तो वहां पे आप उसे यूज करोगे। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूजेस में आप उसे चेंज कर सकते हो। जिस चीज के गुड्स को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जिस चीज के यूज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घर बनवाना है और इस समय बैंक लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत हाई हो गए, तो आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो, आप उसे बाद में बनवा सकते हो। तो इन दैट केस उसकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है। इनकम लेवल ऑफ द बायर्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी गुड्स की जो है वो इनकम लेवल पे भी डिपेंड करती है। अगर बायर्स जो हैं वो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं, इसका मतलब उनके पास अच्छी खासे पैसे हैं, तो दे विल नॉट केयर अबाउट द प्राइस। छोटी छोटी चीजों में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इन दैट केस उनके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम होगी। ठीक है, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, इन सब की मल्टी बिलियनर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है, सो दैट इज वाई उनके लिए ये लेस इलास्टिक चीज है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे जैसे नॉर्मल पीपल हैं और मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम ग्रुप वाले में जितने भी आते हैं, उनके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इन कंपैरिजन टू द लग्जरियस थिंग्स ये हाई होती है। मतलब इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल हमारे जो होते हैं वो इलास्टिसिटी वो हाई होती है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर्स में डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक हो जाती है। जैसे अगर मुझे किसी चीज की हैबिट है, जैसे जिनको अल्कोहल की हैबिट होती है, सिगरेट्स की हैबिट होती है या किसी और चीज की हैबिट्स होती हैं, तो इन दैट केस आप उसको इतना जल्दी से अवॉइड नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको वो चीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। इन दैट केस उसकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंड ऑन द कमोडिटी, जितना पैसा आप किसी कमोडिटी पे लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान लीजिए किसी चीज के ऊपर बहुत कम पैसा लगाते हो, जैसे नमक हो गई, छोटी मोटी सी चीजें हो गई, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है।
और जिन चीज़ों पे आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं उनकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा इलास्टिक होती है। नेक्स्ट होता है हमारा प्राइस लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करती है, यानी कि लो हो जाती है लोअर प्राइस लेवल पे और हाई हो जाती है हायर प्राइस लेवल पे। तो ये होता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो डिमांड इन इलास्टिक होती है शॉर्ट पीरियड में और इलास्टिक होती है लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमारे पास जुगाड़ हो सकता है, पैसे और आ सकते हैं, मैं और चीज़ें खरीद सकती हूँ, उसे और कंज्यूम कर सकती हूँ। तो ये मेरे कुछ फैक्टर्स थे जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट। तो यानी कि ये हमारे सारे टॉपिक्स थे जो इसके अंदर में कवर हो जाते हैं, ये चैप्टर के अंदर में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब ये है कि जरूरी नहीं है हम सारे के सारे फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी। मीनिंग आपको सबका क्लियर होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी 6 पॉइंट्स जो हैं उनको टिप्स पे होना चाहिए कि आपको 6 के हेडिंग्स पता हो और उसके अंदर क्या लिखना है आपको ये पता। अगर मैक्स टू मैक्स 6 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा इसमें से, तो 6 नंबर में आप कर सकते हो। इनके ऊपर आ सकता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स तक में आ सकता है आपका, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, पहले आप जैसे 3 मार्क्स से लेकर के जब भी आप हायर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पहले आप ये लिखोगे जो आपका वो टॉपिक के बारे में पूछा है। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले डिमांड क्या होती है, फिर इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके बाद ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर आप मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो लिखोगे और फिर लास्ट में कंक्लूड करोगे, सो वी कैन से दैट, आप इसको कंक्लूड करोगे। तो ये प्रॉपर तरीका होता है आंसर लिखने का, इसमें आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फॉर श्योर। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ने हमेशा 95+ एंड 100 स्कोर किया इकोनॉमिक्स में। टिल लास्ट ईयर के जितने भी बैचेस थे उन सब में ऐसा ही हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रही हूँ कि आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो आई एम मीनाक्षी पियानी अगेन, और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरा जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत पता चल जाएगा। एंड अवेल द बेनिफिट्स ऑफ माई टीचिंग। आप लोगों के लिए ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय फॉर टुडे।